गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके ऊपर बात शुरू की और हमने आपको बताया कि योजना आयोग और राष्ट्रीय जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है उनके द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर वर्गीकृत किया, जिसका उद्देश्य ये था कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जलवायु के ऊपर निर्भर जो कृषि व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे लोगों की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हुए एक नियोजन की प्रक्रिया अपनाएं, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर न केवल कृषि का विकास हो, साथ ही कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है, कृषि पर निर्भर जो कृषक हैं उनकी आय के अंदर भी वृद्धि की जाए। साथ ही इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, इन विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर जो प्राकृतिक जो समस्याएं हैं या मृदा की उर्वरता से संबंधित हो, मृदा के अपरदन से संबंधित हो, मृदा की जो विभिन्न जो क्वालिटीज़ होती हैं उनसे संबंधित हो या सिंचाई से संबंधित हो, उन समस्याओं को दूर करते हुए हम कृषि के क्षेत्र के अंदर एक नया आयाम स्थापित करें। यह उद्देश्य कृषि जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने से पूर्व योजना आयोग का रहा था। हमने लोअर जो गंगा प्लेन था, जो एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन था लोअर गंगा, उसके ऊपर चर्चा की। हम अब नेक्स्ट जो कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही उनके अंदर जो विभिन्न जो समस्याएं हैं जिनके आधार पे हम उनके विकास को दूर करते हुए विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है, वो कृषि जो प्रदेश था, इसका जो विस्तार है छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड, महानदी जो बेसिन है, मध्य प्रदेश का जो बस्तर से उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है, दुमका व साहिबगंज जो बिहार के अंदर स्थित है, उन क्षेत्रों को हमने शामिल किया। अब जैसे ही हम छोटे नागपुर पठार की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र था आपके ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर कृषिगत गतिविधियों की तुलना में यहाँ औद्योगिक जो खनिज आधारित जो गतिविधियाँ हैं उनका संचालन ज़्यादा रहा है। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। लेकिन चूँकि यहाँ महानदी जो है उस क्षेत्र को छोड़कर शेष भागों के अंदर जो उपजाऊ जो मृदा है उसका अभाव देखने को मिलता है। जो महानदी है वहाँ दोमट मिट्टी है और वहाँ पर जो कृषि है उसकी संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन शेष भागों के अंदर अच्छी उर्वरक मृदा के अभाव के कारण यहाँ कृषि का उतना विकास नहीं हो पाया है। अगर हम इरिगेशन की बात करें, विशेषकर नहरों के द्वारा इरिगेशन की बात करें, तो मात्र यहाँ पर 20% जो कृषि क्षेत्र है वो नहरों द्वारा सिंचित है। यानी यहाँ पर सिंचाई के साधनों का अभाव की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ जितनी वर्षा यहाँ होती है उसके पानी को संरक्षण की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण भूमिगत जो जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है। अब यहाँ छोटा नागपुर में विशेषकर हम दोन घाटी की बात करें तो वहाँ उपजाऊ मृदा की उपस्थिति के कारण यहाँ चावल की खेती खरीफ में की जाती है। साथ ही रबी के अंदर चना और चारा का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि यह जो कृषि जलवायु प्रदेश है, पहली बात कि ये एक अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें या जातीय दृष्टिकोण से बात करें, जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ नवाचारों का प्रसार नहीं हो पाया, नई तकनीकों का विकास नहीं हो पाया। अभी भी यहाँ पर लोग आदिम जीवन जीने के लिए मजबूर है, या यहाँ पर जो रूढ़िवादिता या पुरातन जो रीति रिवाज है उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, नवीन कृषि तकनीकों का अभाव है, मृदा अपरदन, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। इन सब ने यहाँ के जो कृषि की जो विकास है उसको काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है। इसलिए आवश्यकता ये है कि यहाँ पर नवाचारों का प्रसार किया जाए, कृषिगत नवीन तकनीकों को यहाँ पर प्रसारित किया जाए। जो नदी जोड़ो परियोजनाओं के अंदर भी इस क्षेत्र को शामिल किया गया है। हो सकता है कि अगर ये परियोजना संचालित होती है तो इस क्षेत्र के कृषिगत विकास में एक नए नए आयाम स्थापित होंगे। अरावली मालवा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये राजस्थान के मध्य से अरावली, उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका विस्तार देखने को मिलता है और उसके दक्षिण पूर्व के अंदर यहाँ मालवा का पठार है। जब हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात, हमने फिजिकल डिवीजन्स की बात की थी, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर पूर्व की जो सीमा है वो मालवा के पठार के द्वारा निर्धारित होती है। अब चूंकि ये दोनों ही क्षेत्र इस अगर भौगोलिक स्थलाकृति की बात करें तो क्योंकि मालवा एक पठारी क्षेत्र है, अरावली एक जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर भी जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इसके मानसूनी जो हवाएं होती हैं, विशेषकर जो अरब सागर का मानसून इसके पैरेलल होकर उत्तर की तरफ प्रसारित हो जाता है, तो यहाँ जो वर्षा है उतनी नहीं हो पाती। तो यहाँ जो बारिश होती है इस क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ बारिश जो होती है दोनों शाखाओं से, यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की साड़ी दोनों शाखाओं से, क्योंकि यहाँ नर्मदा और ताप्ती वाला जो भाग है वहाँ पर जो मानसून होता है, अरब सागर का मानसून अंदर की तरफ प्रवेश करता है, साथ ही पूर्व से पश्चिम की तरफ यहाँ बंगाल का खाड़ी के मानसून से भी वर्षा होती है। वर्षा का जो औसत है इस क्षेत्र के अंदर वो 50 से 100 सेंटीमीटर के अंदर है, क्योंकि यहाँ जो वर्षा की जो अनिश्चितता की स्थिति देख लें या वर्षा का वितरण में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है और यहाँ सिंचाई जो सुविधाएं हैं उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। कृषि पूर्णतः वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ कृषि के अंदर जो कहें कि व्यापारिक कृषि की बात करें, इंटेंसिव कृषि की बात करें, तो उतना विकास यहाँ नहीं हो पाया। खरीफ में यहाँ पर कपास, सोयाबीन, मक्का, मोटा अनाज जो दालें हैं उनका उत्पादन होता है। रबी की जब हम बात करते हैं तो गेहूं, तिलहन व चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि जो अरावली के पूर्व से जो चंबल नदी मध्य प्रदेश के उत्तर से निकलती हुई राजस्थान से प्रवेश कर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, तो वहाँ से नहरें निकाली गई है, जिसके कारण कोटा, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर और भिंड क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन अधिकांश क्षेत्र के अंदर अभी भी यहाँ सिंचाई सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण कृषि का विकास उतना नहीं हो पाया है और इस क्षेत्र का जो अरावली मालवा का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो बात है ये वाला अरावली वाला क्षेत्र हो गया, ये मालवा वाला क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये अभी भी कृषि के दृष्टिकोण से विकास में उतने आगे नहीं आ पाए जितनी अभी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई हैं। अब महाराष्ट्र का पठारी भाग की बात करते हैं तो जो दक्कन जो प्लेटू है उसका उत्तर या पश्चिमी जो भाग है उसको यहाँ पर हम शामिल करते हैं। इसके अंदर पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग, समस्त महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न जो घाट है, यानी कि हम बात करें वेस्टर्न घाट की तो उसका जो पूर्वी वेस्टर्न घाट है उसका जो पूर्वी भाग, यहाँ मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और ये महाराष्ट्र का जो भाग है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर जैसे हमने कहा क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर जो लावा का इरेप्शन हुआ और यहाँ पर काली मिट्टी का जमा हो गया। काली जो मृदा होती है जिसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पानी की जितनी ज़्यादा उपलब्धता होती है वहाँ पर उतना ही कृषि के विकास की संभावनाएं देखने को मिलती है। यहाँ जलवायु की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च देखने को मिलता है, लेकिन इसका क्योंकि ये पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित है और वो एक वृष्टि छाया क्षेत्र है और जहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वहाँ पर जो वर्षा का जो औसत होता है वो सामान्यतः कम देखने को मिलता है। यहाँ हम आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे ये पश्चिमी घाट है, इधर ये आपके अरब सागर का जो मानसूनी हवाएं आती हैं और इससे टकराने के बाद ये पश्चिमी भाग के अंदर अच्छी वर्षा करती हैं, लेकिन जो कि जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं वर्षा के कारण इसकी जो आर्द्रता की जो स्थितियाँ हैं वो कम होती जाती हैं और जब ये ऊपर जाकर ये हवाएं हल्की ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण जब हवाएं ठंडी होती हैं तो उसका जो दाब है, वायु दाब जो है वो बढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ बैठना शुरू करते हैं। तो ये पश्चिमी घाट से पूर्व के अंदर जब ये नीचे की तरफ बैठती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जब आती हैं तो इनका जो तापमान है वो यहाँ के तुलना में यहाँ इंक्रीज हो जाता है और तापमान जितना ज़्यादा तापमान बढ़ता है उस हवाओं की आर्द्रता को धारण करने की जो क्षमताएं हैं उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ आर्द्रता का पश्चिमी घाट में वर्षा होने के कारण आर्द्रता कम हो जाती है, नीचे की तरफ उतरने से तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ आर्द्रता जो धारण करने की क्षमता वायु की अधिक होने के कारण हवाएं सैचुरेशन के ऊपर नहीं पहुँच पाती, तो इसका जो ये पूर्वी जो भाग होता है वहाँ पर जो वर्षा की जो संभावनाएं हैं
वो कम हो जाती है। इसलिए इस घाट का जो पूर्वी भाग है उसको हम रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो वृष्टि छाया जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा की जो संभावनाएं होती हैं वो कम होती है। उसका क्या कारण है वो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया। यहाँ औसत जो वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। फसलों की बात करें तो मैंने कहा कि कपास, दाल, तिलहन, गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, गन्ना, जहां पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है वहां पर गन्ने की कृषि भी की जाती है। अब यहाँ जो प्रमुख समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये एक रेन शेडो एरिया के अंदर आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है। तो यहाँ जो वर्षा के ऊपर ही कृषि निर्भर करती है। तो यहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव हमें देखने को मिलता है। अतः इन क्षेत्रों के अंदर अगर सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो यहाँ की जो काली मृदा है वो काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है और इस उपजाऊ कृषि भूमि के अंदर कृषि की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे कि इन क्षेत्रों के अंदर जो कृषक है उनको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति हो सके। अब हम अंतर्वर्तीय दक्कन जो प्रदेश है यहाँ जैसे इसलिए मैंने कहा कि जो दक्कन जो प्लेटू है उसका दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें कर्नाटक राज्य का अधिकांश भाग, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के जो उच्च प्रदेश है उनको, उसमें भी उत्तर में आदिलाबाद जिला है, दक्षिण में मदुरई जो जिला है उसको यहाँ शामिल करते हैं। क्योंकि ये भी जो पश्चिमी जो घाट है उसके पूर्व में इसकी स्थिति है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो काफ़ी कम होती है। ये वाला जो क्षेत्र है कहीं न कहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से दूरवर्ती स्थिति रखता है। तो यहाँ अकाल की स्थिति भी देखने को मिलती है। सिंचाई पानी के अभाव के कारण यहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ कृषकों के द्वारा जलाभाव की स्थिति में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब ये नदी जोड़ो परियोजना का विस्तार होगा, उसको हम क्रियान्वित करेंगे तो ये संभावनाएं हमें देखने को मिलेगी कि इस क्षेत्र के अंदर भी कृषि की जो संभावनाएं हैं वो अभी व्याप्त है यदि पानी की उपलब्धता यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ जो कृषि जलवायु प्रदेश उसमें पूर्वी तट और पश्चिमी जो तटीय कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उनको हमने शामिल किया है। ये इस डायग्राम के अंदर हमने थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो ये पूर्वी जो कोस्ट एरिया है, ये पश्चिमी कोस्ट एरिया है, ये इसको नॉर्थ कोस्ट कहते हैं। ये आपके जो ईस्टर्न जो घाट है उसका जो दक्षिणी भाग है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। वैसे ही पश्चिमी जो घाट है उसके अंदर गुजरात का कोस्टल एरिया, कोंकण, मालाबार जो तट है उसको हम शामिल करते हैं। तो इस डायग्राम से हमने वही आपको समझाने की कोशिश की है। अब पूर्वी जो तटवर्ती जो क्षेत्र है उसकी जब हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वह बालासोर उड़ीसा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो नदियां हैं उनके द्वारा इनके तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर दोमट मिट्टी का जमाव किया गया है। और चूंकि यहाँ पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र के अंदर यहाँ दक्षिण की बात करें, विशेषकर कोरोमंडल की तट की बात करें तो यहाँ लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है, विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के अंदर। और उड़ीसा का जो क्षेत्र है या आंध्र प्रदेश का तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर अरब सागरीय मानसूनों से अच्छी वर्षा होने के कारण, साथ ही विभिन्न जो महानदी, गोदावरी की कृष्णा नदियों के द्वारा दोमट मिट्टियों के निक्षेपण से यहाँ जो धान की जो फसल जो की जाती है उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, विशेषकर जो पूर्वी जो कोस्टल जो एरिया है वहाँ पर जो हरित क्रांति के भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले थे। और धान का यहाँ पर 1960 में हरित क्रांति के बाद वहाँ की कृषि उत्पादकता काफ़ी उसमें वृद्धि हमें देखने को मिली। यहाँ औसत जो वर्षा होती है, तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, औसत वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। प्रमुख फसलों की बात करें, चावल है। उड़ीसा का तटवर्ती जो क्षेत्र वहाँ पर जूट की फसल भी की जाती है। आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है और अधिक संभावनाएं भी हैं। यहाँ कुछ हमने बात की, जैसे मैंने हमें हरित क्रांति की बात की तो कावेरी डेल्टा के अंदर जो तंजावुर जिला है वहाँ पर हरित क्रांति को काफ़ी सफलता मिली थी। और यहाँ जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर केला, नारियल, काजू, सुपारी, जो सिट्रिक जो फल होते हैं उनकी भी उत्पादन किया जाता है और वहाँ काफ़ी संभावनाएं भी हैं।
साथ ही पूर्वी तट के अंदर कृषि जलवायु के साथ साथ जो तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर जो फिशिंग है उसकी काफ़ी संभावनाएं व्याप्त है। अब हम वेस्टर्न कोस्ट की बात कर दें, इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्य के पश्चिमी पेटी के पश्चिमी तट के ऊपर, जो पश्चिमी घाट है उसका जो पश्चिमी भाग है उसके ऊपर हम यहाँ बात करते हैं। चूँकि ये जो क्षेत्र है, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अरब सागर का मानसून है इस पश्चिमी तट पर अच्छी वर्षा करता है, जबकि पश्चिम घाट के पूर्वी भाग जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसके अंदर अंतर्वर्तीय जो पठारी क्षेत्र है या महाराष्ट्र के जो पठारी भाग की हमने बात की थी वहाँ पर वर्षा कम होती है, लेकिन पश्चिमी तट के पर अच्छी वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु है, मानसून द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, उपजाऊ घाटियों समतल ढाल से युक्त है, तो यहाँ चावल की जो है वो पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। साथ ही अन्य जो कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है, विशेषकर प्लांटेशन के अंदर नारियल, चाय मसाले व काजू, इनका काफ़ी उत्पादन कर्नाटक के शिमोगा, चिकमंगलूर, हसन जिलों में कहवा, हमें पता होना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर, भारत के अंदर सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होती हैं उनकी संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी हैं। तो यहाँ कृषिगत दृष्टिकोण से प्लांटेशन एग्रीकल्चर के विकास की काफ़ी संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। गुजरात तट की जब हम बात करते हैं, इसकी एक विशिष्ट स्थिति है। गुजरात राज्य की जब हमने बात की थी तो यहाँ की विभिन्न नदियों के बारे में, यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु के संदर्भ में भी हमने बात की थी। यहाँ एक वेरिएशन देखने को मिलता है। जो कोस्टल जो एरिया होता है, तटीय भागों में अच्छी वर्षा होती है, जबकि आंतरिक भागों के अंदर यहाँ पर जो वर्षा है वो कम होती है। तटीय भागों में जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं आंतरिक भागों में विशेषकर महसाना, खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक ड्राई एरिया के अंदर आते हैं। यहाँ पर भी काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, साथ ही हल्की कोप मिट्टी भी यहाँ देखने को मिलती है। कृषि जलवायु प्रदेश में यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है। तो यहाँ मूंगफली, कपास, गेहूं की काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन कच्छ जो रन है वहाँ पर मृदा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी निम्न है, वहाँ पर क्षारीयता की समस्याएं हैं, तो वहाँ की जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के बाद, चाहे नर्मदा नदी के द्वारा यहाँ पे नहरों का विकास किया गया है, तो उसके विकास से यहाँ पर कृषि जो फसलें हैं उसमें विशेषकर गेहूं के उत्पादन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ मृदा की जो क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे काली मृदा का विस्तार भी देखने को मिलता है, यहाँ पे कोप मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो अगर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो यहाँ पर कृषि उत्पादन अच्छा होगा। अब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। जैसा कि हम राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो राजस्थान में जो थार डेजर्ट आता है वो दिमाग में आता है। जैसे थार डेजर्ट आता है तो यहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक बात करें, तो क्लाइमेट की हम बात करें तो ये एक शुष्क एरिया है, ड्राई एरिया है। पश्चिम में बिल्कुल अगर पश्चिमी तम उसमें जाएँ तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन अरावली के पश्चिम के अंदर जो वर्षा जो होती है, अरावली को ये कहा जाता है कि ये एक भौगोलिक, राजस्थान का भौगोलिक डिवीज़न करता है। साथ ही 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा होती है पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों को अलग करती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जो औसत है सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पर शुष्क दशाएं हैं, तापमान अत्यधिक देखने को मिलता है, तापांतर भी मतलब दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। शुष्क जो मरुस्थलीय जो जलवायु है, यहाँ पर जो वराच्छादन क्षेत्र है काफ़ी कम देखने को मिलता है। यहाँ पर डेजर्टिक विस्तार होने के कारण बालू का बिछाव या बालू के स्तूपों का बिखराव काफ़ी देखने को मिलता है। यहाँ की एकमात्र जो मुख्य नदी है वो लूनी नदी है, जो कि अजमेर से निकलकर कच्छ रन तक प्रवाहित होती है। यहाँ जो बालू का स्तूप होते हैं ये उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थानांतरित होते हैं, इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ हम ये कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ रही हैं। अब यहाँ जो कृषि की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, आर्द्रता का अभाव है, वर्षा का काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ जो कृषि के जो है पूरी तरह वर्षा पे आधारित है। विशेषकर यहाँ पे जो बाजरा है उसकी कृषि यहाँ पर की जाती है। लेकिन जो पशुपालन है वो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, और ये लोग पशुचारण को यहाँ के जो व्यावसायिक चरागाह है जो रायका के नाम से जाना जाता है, ये अपने पशुओं को मौसम के अनुसार अब माइग्रेशन भी करते हैं। जब अब काफ़ी ड्राई स्थितियाँ होती है तो अपने पशुओं को
ले जाकर यमुना तट तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ, एक तो इंदिरा गांधी कैनाल के आने के पश्चात, साथ ही नर्मदा नदी से जो नहर जो जालोर तक निकाली गई है, उसका विस्तार बाड़मेर तक किया जाना है। उसके बाद यहाँ ये जो स्थानांतरित जो पशुचारण होता था वो काफ़ी हद तक सीमित हो गया है। भले ही यहाँ पर जो बालू का मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल से ये प्रूव हो गया है कि अगर यहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो तो यहाँ कृषि की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन अगर पश्चिमी राजस्थान में अभी भी हम बात करें तो बाजरा या जो रेनफेड जो एग्रीकल्चर होती है, जो वर्षा आधारित जो फसलें होती है, जो दालें हैं वर्षा आधारित, मोठ है, उनका उत्पादन ही सामान्यतः देखने को मिलता है। अब यहाँ अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है तो चाहे हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो, तो यहाँ ये हमने अभी कहा कि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ने के बाद यहाँ आज कपास की कृषि भी की जा रही है, चावल की कृषि की जा रही है, गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। जो हनुमानगढ़ और गंगानगर है वहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक अन्न उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ विपरीत जलवायु स्थिति होते हुए भी पश्चिम राजस्थान के अंदर कृषि की काफ़ी संभावनाएं हैं। नियोजन के माध्यम से जिस तरह से इंदिरा गांधी कैनाल को लाकर यहाँ कृषि को विकास किया गया, ठीक वैसे ही नर्मदा नदी से जो जल है उसको जालोर बाड़मेर तक ले जाकर कृषि की संभावनाओं को हम बढ़ा सकते हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसको हम द्वीप समूह कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों द्वीपों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ की जो जलवायु है ये पूरी तरह समुद्र से घिरे हुए द्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पर सामुद्रिक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो शीत ऋतु है, क्योंकि इनकी स्थिति भी जो है विषुवत रेखा के नज़दीक होती है, विश्व या कहें कि 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति दूर नहीं है, तो यहाँ पर एक तो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ जो जलीय जो सामुद्रिक जो प्रभाव है वो प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शीत ऋतु का सामान्यतः अभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जो वर्षा होती है वो अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर वर्ष भर जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 80% या इससे भी अधिक बनी हुई यहाँ पे रहती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। तो ये जो द्वीप समूह है यहाँ पर जो प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है, जो उष्णकटिबंधीय फसलें हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल है। मसाले, नारियल, चावल, मक्का, केले का उत्पादन, तिलहन, दालें, ये यहाँ की प्रधान, यहाँ पर अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर वनाच्छादित एरिया है। जो कृषि जो की जाती है वो तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ तक ही सीमित है। और रेशम की कीट पालने का, मत्स्यन का, आखेट का, अगर जल संसाधनों का अगर पर्याप्त रूप से यहाँ दोहन किया जाए तो कृषि की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रॉपर नहीं हो पाती, साथ ही यहाँ पर नवाचारों का, कृषिगत तकनीकों का, यहाँ पर रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं वहाँ पर कृषि के प्रति एक उस तरह का एक आजीविका जीत तक ही कृषिगत गतिविधियाँ की जाती है। उनका एक व्यापारिक जो दृष्टिकोण है विकसित नहीं हो पाया है। अगर नवाचारों का प्रसार इन द्वीपीय क्षेत्रों में किया जाए तो यहाँ पर कृषि, विशेषकर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की काफ़ी संभावनाएं हैं। कुछ यहाँ की जो जलवायु के कारण कुछ समस्याएं भी हैं। आर्द्र जलवायु होने के कारण यहाँ पर मच्छरों के कारण मलेरिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही जहाँ पर आर्द्र जलवायु होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों की जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है। यही कहा जाता है कि यहाँ कृषक जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता होती है वो कम होती है। यहाँ की जो जलवायु है उनकी कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसलिए जब यहाँ कृषि की संभावनाओं को देखा जाए तो यहाँ की जलवायु को देखते हुए यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की काफ़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने जो 15 जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। अब यहाँ आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। भारत के एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स का वर्णन कीजिए, नियोजन के अंदर आप किस तरह से उन वहाँ की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, या नियोजन के अंदर भारत के योजना आयोग द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का क्या योगदान हो सकता है। तो ये आप रेगुलरली चीज़ें पढ़ते हैं, इमेजिनेशन से, मतलब आप वहाँ देखिए, समस्याओं को आइडेंटिफाई कीजिए, तब आप खुद के व्यूज़ डेवलप कर सकते हैं। ये जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें आपके लिए आधार प्रदान करती है। किताबों में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन जब आपसे कई बार ये कहा जाता है कि भारत के एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स को
डिवाइड करते हुए किसी एक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हुए उनका सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, विशेषकर बड़ी एग्जाम्स के अंदर, यूपीएससी के अंदर ये काफ़ी आपके लिए संभावनाएं देता है। तो एक बार इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करते हुए एक मॉडल को के द्वारा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, तो जब हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो आप अगर एक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो सपोज अब राजस्थान का रहने वाला अगर कोई बच्चा है तो उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर सकता है, उस क्षेत्र की समस्याओं को देख सकता है। क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर क्या क्या समस्याएं हमने देखी, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद क्या विकास की संभावनाएं रही, अब वही संभावनाएं क्या नर्मदा नदी से जालोर या बाड़मेर तक अगर हम नहरों का प्रसार करते हैं तो क्या हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ चूंकि बाड़मेर के अंदर यहाँ पे जो रिफाइनरीज स्थापित की जा रही है, तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे के परिपूरक होकर यहाँ के जो कृषिगत जो क्षेत्र है उनके विकास में सहायक हो सकते हैं। विगत दिनों में हमने देखा कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर के यहाँ क्षेत्रों में जो सोलर पावर प्लांट थे उनके उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं हैं। और एक न्यूज़पेपर के अंदर आया भी था कि यहाँ के जो लीज पे देके यहाँ के जो कृषक है एनुअली 50 लाख रुपए जो सोलर पावर प्लांट को जो स्थापित जो कंपनियां कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं। तो जो ये इनको इनकम हो रही है, हो सकता है कि उस इनकम से यहाँ पर वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। यहाँ पर जो संस्था काजरी जो संस्था है, सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो भी यहाँ कार्यशील है। वो इन रेनफेड एरियाज के अंदर जो नवीन जो सीड्स है उनको डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जब हम डेवलप कर लेते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। जब आपके खुद के आइडियाज जब इस तरह के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे उत्तर मिलते हैं। आपके दिमाग में फ्लो चार्ट्स भी होने चाहिए, डायग्राम्स भी होने चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि क्या इस तरह की संभावनाओं से इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो कहीं भी हो, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो जिस क्षेत्र के आप हैं उसके जो एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं उसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आपने कोई केस स्टडी पढ़ी है तो उसके आधार पे भी आप सपोर्टिव उसके अंदर अपना आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।